नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रश्नावली 9.1 क्षेत्र मिति यानी मेजरमेंट का पूरा अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए 9.1 क्षेत्र मिति स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आसान वे के साथ। सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन दिया है। इस पहले क्वेश्चन पे आने से पहले आपको कुछ चीज़ समझनी होगी। देखिए आज तक हमने, अगर आप क्लास 8 तक आए हैं, क्लास 8 से पहले हमने बहुत चीज़ें पढ़ी है। जैसे कि एक हमने पढ़ा है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझना। एक हमने क्या पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है। एक बार देखिए, क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा, पहले आपको ये समझना जरूरी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखिए जब भी हमें टीचर बोलते थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हम एक सूत्र लगाते थे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन फिर हमने अब बड़ी क्लासों में आके सीखा कि एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज़्यादा काम आती है ये थ्योरम आपके, यानी पाइथागोरस पर में क्या है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, यानी पाइथागोरस थ्योरम है कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर। देखिए ये जो भी चीजें बता रहा हूं वो पूरी की पूरी हम इस प्रश्नावली 9.1 के अंदर इनका प्रयोग करने वाले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जिस प्रकार देखिए मकान बनाने के लिए पहले नींव मजबूत करनी होती है, ठीक इसी प्रकार हम क्षेत्र मिति पढ़ने से पहले इनका हमें ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे, एक फार्मूला लिखते थे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एक हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। यहाँ से हम त्रिभुज का आधार भी निकाल सकते हैं, लंब भी निकाल सकते हैं, कर्ण भी। और ये मैं आपको निकालना वैसे तो आपको सिखा रखा है, बेसिक गणित के नाम से एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पे सब कुछ सिखाया हुआ है। लेकिन जहाँ पे अगर हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी, लंब की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपको निकालना सिखाऊंगा मैं। ठीक है, फिर होता है एक मेन पॉइंट होता है, हम पढ़ने वाले हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण पार्ट है। समलंब चतुर्भुज तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपसे आपको दे दिया जाए कि समलंब चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना है। 1/2 तो आएगा गुणा में समांतर भुजाओं का योग। समांतर क्या है वो भी सिखाऊंगा, समांतर भुजाएं कौन सी होती है। आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, ये आप भी साथ साथ में लिख लेना, योग इंटू ऊंचाई है, इंटू में है। ठीक है, इसके योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे हम इसका, देखना आगे। फिर देखिए एक फार्मूला और है, एक होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। 1/2 गुणा आधार 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो ये 4 फार्मूले हैं जिसके आधार पर मैं आपसे वादा करता हूं आपका जो प्रश्नावली 9 है क्षेत्रमिति है उसको पूरा का पूरा हल करने वाले हैं। तो देखिए आप ये मत मानना कि ये हमने आपको फार्मूले लिखा दिए, आपने क्वेश्चन नहीं कराए। ये अगर आपने फार्मूले पहले पढ़ लिए हैं तो आप आगे जाके देखना आपको कितना फायदा होने वाला है। तो देखिए अगर आपको बोल दिया जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर आपको पूछ लिया जाए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है,
सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और गुणा में ऊंचाई। फिर बात करते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए, अब आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर और उसका आनंद के साथ आंसर निकालेंगे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, देखना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक मेज का ऊपरी पृष्ठ यानी जो ऊपर वाला सतह होता है का आकार समलंब जैसा है, यानी समलंब जैसा दिया गया है। जो मेज का आकार, ये देखो एक मेज है, इसका जो ऊपर वाला आकार है वो एक समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है, यानी जो 1 मीटर वाली और 1.2 मीटर वाली ये भुजाएं समांतर है। समांतर का मतलब ये रेखाएं कहीं भी चलती जाए, ऐसे आगे चलती रहेगी, लेकिन जो इन दोनों का बीच का अंतर है वो समान रहेगा। इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे भी 4.8 है तो यहाँ पे भी 4.8 रहेगी, यानी ये रेखाएं कभी भी नहीं आपस में काटेगी, यानी समांतर यानी समान अंतर रहता है, उसी बोलती हैं समांतर भुजाएं। बोला गया 1 मीटर और 1.2 मीटर है, ठीक है। तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी जो दूरी है इसको ही हम हाइट यानी ऊंचाई बोलते हैं। कितनी है? 0.8 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो हमने अभी तक सीखा है वो अब काम आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि जो मेज है वो किसके आकार का है? समलंब जैसा है। तो हमें किसका क्षेत्रफल निकालना होगा? समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए शॉर्ट में लिखने वाला हूं, वैसे मैंने आपको बता दिया है। 1/2 समांतर भुजाओं का योग क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग इंटू में ऊंचाई होता है, ठीक है। तो देखिए समांतर भुजाएं कौन सी है? समांतर भुजाएं जैसे कि मैं कोई भी मान लो XYZ AB, मैंने मान लिया कोई भुजा A है और कोई भुजा B है। समांतर भुजाएं एक बार मान लो कि ये ऊपर वाली A है और ये नीचे वाली B है, यानी समांतर भुजाओं का योग, यानी ये इसके समांतर। तो यही बोला है कि समांतर भुजाओं का योग इनटू में ऊंचाई क्या हो? H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं पूरा का पूरा फार्मूला जो सूत्र है वो न लिखकर आपको इतना सा लिखूंगा 1/2 गुणा A प्लस B इंटू H, यानी A प्लस B ये बताता है कि जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग इन गुणा में H ये बताता है जो इनके बीच की मध्य की दूरी है, हाइट, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए 1/2, अगर आप हिंदी में लिखना चाहिए तो लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुणा में A का मान, देखिए जो पहले इसको A मान लिया, इसको B माना था। A का मान कितना है? 1 मीटर, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, B का मान कितना है? 1.2 गुणा में H का मान कितना है? 0.8। अब इसको हल करो, 1.2, 1 और 1 कितना हो गया? 2। देखो आपको जोड़ना सिखाता हूं मैं। देखो 1.2 में आपको क्या जोड़ना है? 1.2 में आपको 1 को जोड़ना है। तो देखो जो पॉइंट है उसको पॉइंट के नीचे आना है। अब 1 है ना, तो 1 है तो 1 को सिर्फ 1 के नीचे लिखना है। तो लिखो 1 और 1 कितना हो गया? 2। पॉइंट का पॉइंट 2.2 कितना आ गया? 2.2 गुणा में 0.8। अब आपको 2.2 का 0.8 के साथ गुणा करना है, वो भी सीख लीजिए। 2.2 का 0.8 के साथ गुणा करना है। 2.2 का किसके साथ गुणा करना है? 0.8 के साथ। तो देखो इस पॉइंट को एक बार भूल जाओ, आप डायरेक्ट गुणा करो। 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16, 1 बच गया। 8 का भाग 8 का गुणा 2 से किया, 8 दूनी 16 और 1 हासिल, कितना हो गया? 17। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या यहाँ पे थी, एक संख्या यहाँ पे, यानी 2 संख्या, एक तो इसके बाद पॉइंट था, एक इसके बाद, दोनों मिलाकर कितनी संख्या होगी? 2। तो यहाँ से भी इस साइड से जो दाई साइड होती है ना, इस साइड से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा? 1.76 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 गुणा में 1.76, ठीक है। देखिए आपको पहले डायरेक्ट गुणा करना है। मैंने 22 को 8 से गुणा किया, 176 आया। अब देखो 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट है, 1 के बाद यहाँ पे है, तो दोनों को अब देखो 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 1 इसका और 1 इसका जोड़ के 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो 1 2 संख्या छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया। अब इसको हल करना है, तो अब आपको इसके अंदर 176 के अंदर 2 का भाग देना है। यानी आपको क्या करना है, एक बार पॉइंट को भूल जाओ
देखो 2 के बाद पॉइंट था तो 2 के बाद याद रखना 2 के बाद पॉइंट था, इसमें 2 का भाग दो, 2 का भाग दिया 2 8 16। देखो मैं डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ, 2 8 16, एक बच गया, 2 8 16, 88 आ गया। हमें किसके बाद पॉइंट लगाना था, 1 2 के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे भी 1 2 छोड़ के यानी पॉइंट इधर लग जाएगा। तो क्या आ गया 0.88, इसके आगे 0 लगा दूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो कितना आ गया 0.88। और आपको पता है क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल देखो हमें मीटर में दिया है तो क्या आएगा, क्षेत्रफल हमेशा अगर मीटर में दिया हो तो मीटर स्क्वायर में आता है, अगर सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 0.88 मीटर आ जाएगा। ये था आपका पहला क्वेश्चन। दिखने में जो इतना पहाड़ जैसा क्वेश्चन दिख रहा था, वास्तव में अगर हम मैथ को समझ के क्वेश्चन हल करें बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, उसका भरपूर आनंद के साथ इसको भी हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखना इसमें क्या दिया गया, इस बार हमें डायरेक्ट बोल दिया गया एक समलंब क्षेत्रफल दे दिया गया है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें समलंब क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन में जो दिया है वो देखिए इस डायग्राम में हम समझने की कोशिश करेंगे। इसने बोला है कि इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई क्या होती है, समांतर भुजाओं के मध्य जो ऊंचाई होती है उसी हम h कहते हैं, और ये कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर है, कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस पूरी का क्षेत्रफल दे रखा है, और उनमें से एक भुजा की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं नीचे वाली भुजा की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और हमें क्या बोल रखा है कि ऊपर वाली भुजा यानी दूसरी समांतर भुजा है उसका मान ज्ञात करना है। इसी हम मान लेते हैं ये कोई x है, इसका मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है x। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखो, क्या दिया है, सबसे पहले देखिए समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है वो भी हम जानते हैं, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, समलंब का दिया हुआ है, हमें समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दो या फिर वर्ग सेंटीमीटर बोल दो, ठीक है। देखो हमेशा आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है यानी वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और इसकी ऊंचाई यानी h का मान दे रखा है, h क्या है ऊंचाई, h का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है समांतर भुजा में से एक की लंबाई, यानी एक की लंबाई हम जानते हैं a और b मानी है, एक भुजा को a और एक भुजा हमने मान लिया कि नीचे वाली का मान दे रखा है b का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, क्या आप समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला जानते हैं? तो यही बात मैंने सबसे पहले आपको सिखाई थी, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग यानी a + b गुणा में h। अब देखिए ये क्या है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, लेकिन समलंब का क्षेत्रफल तो हमें दिया गया है कितना है 34 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि समलंब का क्षेत्रफल तो ये भी सही है और समलंब का क्षेत्रफल दिया गया है। तो देखिए यहाँ से समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 34 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 34 सेंटीमीटर। क्यों लिखा, क्योंकि ये समलंब का क्षेत्रफल है और यहाँ पे हमें पता है समलंब का क्षेत्रफल, इसकी जगह इसका मान 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, बराबर है तो बराबर 1/2 गुणा ए का मान हमें नहीं पता है ज्ञात करना, ए हमने मान रखा है कि ये ऊपर वाली क्या है x है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या है एक बार x मान लिया प्लस b कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, गुणा में h क्या होता है दोनों जो भुजा होती है समांतर उनके मध्य की दूरी कितनी है 4। अब इसको हल करते हैं, कितना आसान हो गया ये। अब देखिए 2 भाग में है, देखो 1/2 है यानी बट्टे में जो संख्या है उसे भाग में बोलते हैं, और इधर जाएगा तो क्या होता है वो गुणा में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ये रूल कहता है अगर बराबर की साइड भाग में तो इधर जाके गुणा में हो जाएगी, अगर इधर गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगी। तो ये 2 भाग में इधर भेजूंगा तो गुणा में। ऐसा क्यों कर रहा हूँ,
क्या मुझे ऐसा रटना पड़ेगा कि ऐसे गुणा में होता है ऐसे भाग में? तो देखिए हमें हमारा मेन कार्य है कि कैसे करके x का मान निकालना है, क्योंकि x क्या है, वो दूसरी भुजा है और हमें दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कैसे x का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जिसका मान ज्ञात करना है उसके साथ जो भी आपको वैल्यू उसको एक साइड भेजना स्टार्ट कर देना और आपका x का मान निकल के आ जाएगा। इसलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 का भाग में था इसलिए इधर भेजा तो गुणा में। अब ये देखिए 4 गुणा में है, इधर जाएगा तो नीचे आएगा तो भाग में, तो 4 इधर भेज दो। यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 10। अब देखो 2 दूनी 4, 2 का भाग 4 में दिया, 2 दूनी 4 और इस 2 का भाग इसमें दियो 17। कितना आ गया, ऊपर 17 आ गया, 17 और बराबर में क्या है, x प्लस 10। क्या है, x प्लस 10। मुझे तो x का मान चाहिए, तो ये प्लस का 10 है तो इधर भेज दूं क्या। आपको पता है कि बराबर की साइड जाके चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे 17 है तो प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 और यहाँ पे क्या बचा, x। 17 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बराबर में x। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, 7 और x क्या था, x a ही था, यानी ये दूसरी वैल्यू निकल के आ जाती है कितनी, 7। और हमें यही पूछा था कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 7। कितना आसान था, वास्तव में कितनी इजी में था। अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे ना तो मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अगर हम अपने आप को मजबूती देना प्रदान कर देंगे तो हमारे लिए हर कोई काम असंभव नहीं हो सकता, हम हर कार्य को कर सकते हैं। तो समय को कभी कमजोर साबित मत होने दे, क्योंकि डूबते सूरज को देखकर लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं। तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को और उसे भी समझते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 क्या कहते हैं, चलिए समझते हैं इसको। एक समलंब के आकार का है। पहले आपको बता दिया है कि जो आपका खेत है वो एक समलंब के आकार का है। खेत ए बी सी डी की बाड़ की लंबाई, यानी टोटल चारों ओर बाड़ की लंबाई कितनी दे रखी है, 120 मीटर है। यदि BC 48 मीटर है, BC को B से लेकर C तक की लंबाई कितनी है, 48 मीटर है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 48 मीटर दी हुई है, 48 मीटर। फिर आगे कहता है C से लेकर D लंबाई कितनी है, 17 मीटर। C से लेकर D यानी ये आपकी 17 मीटर है। फिर आगे कहता है A से लेकर D यानी ये लंबाई कितनी है आपकी, 40 मीटर है। और इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, आपको इस पूरे के पूरे खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और आपको पता है कि ये किसके आकार का है, समलंब के आकार का है। समलंब के आकार का है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर भुजाओं, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का योग तो कर देंगे, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है, ये ऊंचाई कैसे पता चला, इसमें बोला गया भुजा ए बी क्या है, समांतर भुजा AD तथा BC पर लंब है, यानी AD इस पर लंब है और BC पर लंब है, यानी दोनों पर लंब है। इसका मतलब है ये क्या है, लंब का मतलब जो आपको ये मान दिया गया ना, ये 90 डिग्री का होता है। अगर 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये बीच में इस दो समांतर भुजाओं की क्या है, ऊंचाई। और हमें h तो ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों ज्ञात करना पड़ेगा h, क्योंकि हमें पता है कि समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है 1/2 दो समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई का मान हमारे पास नहीं है तो ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। देखिए हमें दिया है कि ABCD की बाड़ की लंबाई कितनी है, 120 मीटर, यानी इस पूरे की लंबाई दे रखी है। तो देखिए ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगर पूरे की लंबाई है, अगर मैं इसको जोड़कर 120 में से घटा दूं तो ये वाली लंबाई आ जाएगी। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, हमें क्या दिया गया है, ABCD के बाड़ की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी दी गई है, 120 मीटर। टोटल लंबाई 120 मीटर है। अगर मैं इसको इसमें जोड़कर अगर 120 में से घटा दूं तो ये वाली बचेगी, ठीक है। तो देखिए अगर मैंने एक बार इसे h मान लिया तो देखिए चारों का योग कितना है, देखो h प्लस 48 प्लस 17 प्लस 40, 48 प्लस
17 प्लस 40 किसके बराबर होगा? हमें टोटल लंबाई बाड़ की दी हुई है, कितनी है? 120। 120 इसको जोड़ो, कितना होगा? इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास है? 105। जोड़ के देख लो, 105 ही आएगा शायद तक। 0 7 7 और 8 15 का 5, 4 और 1 5, 5 और 4 9 और 1 10, 105 आ गया। और यहाँ पे ये प्लस में h प्लस 105 बराबर 120। तो मुझे तो h का मान चाहिए, तो h ऐसे का ऐसा और ये प्लस का 105 इधर जाएगा तो माइनस का। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैंने आपको बताया है कि आपको जिसका मान ज्ञात करना है उसके पास जो भी वैल्यू है उसको एक साइड भेजो। तो यहाँ पे इस h का मान ज्ञात करना है, h के पास 105 है तो 105 को इधर भेजेंगे तो माइनस का, तो यानी 120 तो था ही और 105 इधर जाएगा तो माइनस का 105। और 120 में सिर्फ 105 गया, कितना बचा? 15। 15 मीटर क्या आ गया? h, यानी h का मान आ गया 15 मीटर। अब हमारे पास h भी आ गया, ये मान लो a है, ये b है, यानी समांतर भुजाओं का योग भी हम कर सकते हैं और समांतर भुजाओं का योग भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास h का मान आ गया, तो लगा दो समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो 1/2 ए क्या दे रखा है, यानी ए मान लो ये 40 प्लस 48, ठीक है। ये 40 और ये 48, ये बोला है समांतर भुजाओं का योग, यानी मान लिया ये ए है और ये बी है। तो 40 प्लस 48 इंटू h का मान अभी ज्ञात किया है, कितना है? 15 मीटर। अब इसको हल कर दो बस। 40 और 48 कितना हो गया? 1/2। 40 और 48 हो गया 98 इंटू 15। अब 2 का भाग दो, 2 चौके 8, 2 निम 18, कितना आ गया? 49। और 49 को किससे गुणा कर दो? 15 से। अगर 49 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? सॉरी, 40 में अगर हम 48 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 88 आएगा, ठीक है। 88 में अगर 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 44 आ गया। तो देखो 44 को अगर हम 15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 44 को 15 से गुणा किया तो आएगा हमारे पास 660। और सभी का मान मीटर में दिया था तो मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर में आ जाएगा। और यही इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मैंने बताया हमेशा ये मीटर स्क्वायर, अगर मीटर में मान दिया तो मीटर स्क्वायर में आएगा, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये था आपका क्वेश्चन। क्या आपको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान था, ठीक है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अभी तक हमने प्रश्न नंबर 3 तक सॉल्यूशन किया है, वो सिर्फ हमने समलंब के क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले क्वेश्चन पढ़े हैं। इसमें थोड़ा चेंजमेंट होने वाला है, बड़ा आनंद आएगा देखना। एक चतुर्भुज आकार का एक विकर्ण 24 मीटर है। अगर मैंने आपको जो पहले 2 मिनट समझाए थे, जो अगर आपने चारों फार्मूले याद कर लिए तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा देखना। एक चतुर्भुज आकार का एक विकर्ण है, क्या दिया गया है कि चतुर्भुज आकार का कोई विकर्ण है जिसका 24 मीटर है, ठीक है। ये कोई चतुर्भुज है, इसका विकर्ण है, ये 24 मीटर दिया गया है। और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब, एक तो इस पर लंब खींचा गया है कि ये जिसे H1 नाम दिया गया है, और एक लंब खींचा गया है जो H2 जिसे एक 8 मीटर का है और एक 13 मीटर का है। तो देखो 13 मीटर का लंब है। लंब का मतलब होता है ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, हम जानते हैं, ठीक है, 90 डिग्री का है। यही बताया गया है कि एक तो लंब डाला गया है यहाँ पे और एक लंब डाला गया है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिया गया है। अब देखिए खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस पूरे की पूरे खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले देखा कि ये समलंब चतुर्भुज समलंब के जैसा तो है नहीं, तो हम समलंब वाला सूत्र लगा नहीं सकते, तो हमें अलग लगाना पड़ेगा। फिर हमने दिमाग में आता है कि सर ने हमें 4 फार्मूले बताए थे, उसमें से देखिए हमने एक पढ़ा था चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो वो भी नहीं लगा सकते। तो देखिए हम यहाँ से क्या लगाएंगे, देखिए एक ये समझिए A
यहाँ से लेकर ये लंब है और ये इसका आधार है, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए त्रिभुज BAC, त्रिभुज ये त्रिभुज BAC एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। अगर मैं इस ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और ज्ञात कर लूं, वो भी किसके आधार पर, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हम सीख चुके हैं, मैंने फार्मूला बताया था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार हमारे पास है, ऊंचाई भी है, तो ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकाल लूं और नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकाल लूं, फिर इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास पूरी खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखना कैसे आएगा। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए BAC यानी त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 क्या होता है त्रिभुज का। मैंने आपको सबसे पहले ये इसलिए बताया था कि आपको बीच में ये ना हो कि सर ये कहाँ से आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए 1/2 आधार किसको बोलते हैं, बेस। तो देखिए जो इसका ये रेखा है ये इसका आधार है और जो ये ऊपर H1 नाम दिया गया ये उसकी ऊंचाई है। तो आधार कितना दिया गया है 24 मीटर गुणा ऊंचाई कितनी है 13। अब देखिए ये सम संख्या है और ये भी 2 है, तो इसका पूरा का पूरा भाग दे रहा है। 2 का भाग दिया 24 में, आप इसे देख लेना। 24 में 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, 4 उतारा, 2 दूनी 4, 12 आ गया। तो देखिए 24 में 2 का भाग दिया 12, तो यहाँ पे क्या बचा 12 गुणा 13। 12 को 13 से गुणा करो, क्या आएगा, 12 को 13 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 156 मीटर आएगा, 156। और हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया तो क्या आएगा, मीटर में दे रखा तो मीटर स्क्वायर में आ गया। तो हमने ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। अगर ठीक इसी प्रकार नीचे वाले त्रिभुज ADC का ज्ञात करें तो चलिए करते हैं। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा, वही फार्मूला लगेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए 1/2 आधार कितना है, देखिए इस वाले त्रिभुज के लिए भी आधार यही लेने वाला है और ये इसकी ऊंचाई है, क्योंकि देखिए यही बेस है, ये इसी आधार बोलते हैं जो कर्ण है, और ये लंब है। तो लंब वाला क्या होता है, लंब जिसे हाइट बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो आधार कितना है 24 मीटर, यही सेम रहने वाला है। 24 इंटू ऊंचाई कितनी है 8 मीटर। तो देखिए 24 में 2 का भाग दिया 12 अभी दे के आए हैं, तो क्या आ गया 12, और 12 को 8 से गुणा करो, क्या आ गया 96, यानी 96 मीटर स्क्वायर आ गया। नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 96 मीटर स्क्वायर, ऊपर वाले का आ गया 156 मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको इसमें जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। और यही मुझे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि इस पूरे त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखो त्रिभुज चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आप त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल में क्या जोड़ दें, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल जोड़ दें, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल जोड़ दें, तो जोड़ो। तो देखिए BAC का कितना निकाला था हमने, 156 मीटर निकाला था, 156 मीटर स्क्वायर, प्लस ADC का क्षेत्रफल कितना निकाला था 96 मीटर है। तो 156 में 96 जोड़ो, 156 में 96, 6 और 6 12, 1 बच गया, 9 और 5 14 और 1 15, 1 आ गया और 1 और 1 2, कितना आ गया 252 मीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया मीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हमें चलते जाना है, किसी भी राह पर जाके रुकना नहीं है। देखिए हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखा तो हमें लगा कि सर ये तो क्वेश्चन चेंज हो गया, इसमें समलंब का तो कोई नाम नहीं है, तो वो सूत्र तो लगाए कैसे। फिर हमारा ध्यान जाता है कि इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं। अगर हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसका त्रिभुज 2 त्रिभुज बन रहे हैं। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकाल लूँ और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकाल लूँ और दोनों को जोड़ दूँ तो मेरे पास इस पूरे के पूरे खेत का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा इसी तरीके से मेहनत करते रहना है। ठीक है, और हमेशा
हालात और हौसला कायम रखना है। हालात वो ना होने दे कि हौसला बदल जाए, हालात वो ना होने दे कि हौसला बदल जाए, बल्कि हौसला वो रखे कि हालात बदल जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही हमें मेहनत करते रहना है और एक दिन हमें अपने स्वर्णिम भविष्य में कुछ ऐसे अक्षरों से अपना इतिहास लिखना है कि आने वाले लोग भी हमें याद कर सके। वो कैसे याद करेंगे? हमें अच्छे से मेहनत करनी होगी, अच्छे अच्छे मार्क्स मेरिट में लेके आना होगा। जब हमारे गांव में आपके जब रिजल्ट आता है कक्षा 8 का, तो आपको ये लगने लगे, आपसे मम्मी पापा से पूछे कि ये आपका लड़का है, तो आपके मम्मी पापा का सर है वो गर्व से ऊंचा हो जाए, तो आपको उस दिन के लिए पढ़ना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हमने मात्र 4 क्वेश्चन किए हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आपसे वादा करता हूं, आपको कक्षा 8 का पूरा मैथ बिना किसी फीस के इसी यूट्यूब चैनल के अंदर बिल्कुल कॉन्सेप्ट कैसे कराने वाला हूं। अगर आप कक्षा 8 में हो गए हैं और आपका मैथ कमजोर है तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि वो प्लेलिस्ट जिसके अंदर आपको सभी के सभी मैथ से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा, जो आपको जीरो से लेकर हाई लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो आप अगर मैथ कमजोर है और मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आपको इस चैनल के अंदर जाना है और आपको बेसिक गणित के नाम से प्लेलिस्ट मिलने वाली है। उसमें आपको जाके देखना है, उसमें सभी के सभी बोडोमास नियम, एलसीएम कैसे लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल कैसे करते हैं, विलोपन विधि से समीकरण कैसे हल करते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालती हैं, इन सभी का आपको बिल्कुल A to Z से सिखाया गया है। और मैं आपसे वादा करता हूं, जब आप वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आपका और मैथ का संबंध कुछ अलग ही बन जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं मैथ को मजबूत करना तो आज ही उस प्लेलिस्ट को देखना स्टार्ट कर दिए। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपना प्यारा सा कमेंट और लाइक देके जरूर जाना। और अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना और जो पास से बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।